अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हाथ की बनी ढाका की मलमल के बारे में। वो मलमल कहाँ चली गई जिसे जल परियों के हाथ की बुनी हुई मलमल कहा जाता था। तकरीबन 200 साल पहले ढाका की मलमल का शुमार दुनिया के सबसे महंगे कपड़ों में होता था। फिर सब इसे भूल गए। इसे क्यों भुला दिया गया, ऐसा क्यों हुआ और क्या हम इसे वापस ला सकते हैं? हुआ कुछ यूं कि 18वीं सदी के अवाखिर के यूरोप में एक नए फैशन ने एक इंटरनेशनल स्कैंडल को जन्म दे दिया। दरअसल एक पूरे समाजी तबके को इस इल्जाम का सामना करना पड़ा कि वो लोगों के सामने बरहना फिरता है। सारा कसूर ढाके की दरामदशुदा मलमल पर आया। सारा ये इंतहाई बेशकीमत कपड़ा था जो ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, वहाँ तैयार हुआ करता था। ये शहर ढाका उन दिनों बंगाल का हिस्सा होता था और ये मलमल आज की मलमल की तरह नहीं थी, बल्कि ये 16 मुख्तलिफ मराहिल में एक ऐसे नायाब पौधे से तैयार की जाती थी जो सिर्फ दरियाए मेघना के किनारे उगता था। ये मलमल अपने दौर में निहायत बेशकीमत तस्वुर की जाती थी। इसे हजारों साल से आलमी सरपरस्ती भी हासिल थी। कदीम यूनान में इसी से देवियों का पहनावा बनाया जाता। दूर दराज मुल्कों के बादशाह और मुगलिया शाही खानदान की कई नस्लों ने इसे ज़ेब-ए-तन किया। इसकी कई इकसाम थी, मगर सबसे नफीस किस्म को एक दरबारी शायर ने बाफ्ते हवा यानी बुनी हुई हवा का खिताब दिया था। ढाका की मलमल के बारे में कहा जाता था कि ये हवा की तरह हल्की और मुलायम है। एक सयाह का ये कहना था कि ये इस कदर बारीक और नर्म होती थी कि 91 मीटर का थान अंगूठी में से बाआसानी गुजारा जाता था। एक और शख्स ने लिखा कि 18 मीटर का थान बड़े आराम से माचिस की डिबिया में समा सकता था। लेकिन असल में ढाका की मलमल शफाफ होने से कुछ बढ़कर थी। रिवायती तौर पर ये बेशकीमत कपड़ा साड़ियाँ और चोगे बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर बरतानिया में इसने अशराफिया का स्टाइल बदल कर रख दिया और जॉर्जियन दौर के रस्मी और पुरतकल्लुफ मलबूसात के फैशन को चलता किया। लेकिन इस नए कपड़े पर तर्ज करते हुए आइज़ैक क्रूकशानक ने एक फिकाहिया तस्वीर में एक औरत को मलमल का लिबास पहने दिखाया, जिसमें उसके निस्वानी खुदुखाल नुमाया है। नीचे तहरीर है, पेरिस की बेगमात 1800 के सुरमी लिबास में। इसी तरह एक मैगजीन में एक दर्जी एक औरत से कह रहा है कि वो तमाम लिबास उतार दे तो वो खुद ब खुद नया फैशन हो जाएगा। यानी उस जमाने में ढाका की मलमल इस्तेमाल करने वालों के लिए इस किस्म के तंज किए जाते थे। इसके बावजूद साहिबे इस्तात लोगों में ढाका की मलमल मकबूल रही। मलका फ्रांस मैरी एंटोनेट, फ्रांसीसी सुल्ताना जोसेफिन बोनापार्ट और मुसन्निफा जेन ऑस्टिन इस मलमल की गर्विदा थी। मगर ये कपड़ा उस वक्त के रोशन ख्याल यूरोप में जिस तेजी से मकबूल हुआ, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। 19वीं सदी में मलमल के कपड़ों को तंजो मिजाह का सामना करना पड़ा। मसलन कहा गया कि ये लिबास तेज रोशनी, हवा या बारिश में बदन को छुपाने से कासिर है। 20वीं सदी के अवाइल ही में ढाके की मलमल दुनिया भर से गायब हो गई और सिर्फ लोगों के जाती कलेक्शन या अजायब घरों में इसके कुछ बचे खुचे नमूने महफूज रह गए। इसे बनाने का पेचीदा हुनर भुला दिया गया और मकामी तौर पर फुट्टी करपास के नाम से जाने वाली कपास एकदम मादूम हो गई। ये कैसे हुआ और क्या इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है? अब ये सवाल एक दफा फिर से सामने आने लगा है। ढाका मुस्लिन यानी ढाके की मलमल के लिए खाम माल दरियाए मेघना के इतराफ उगने वाले पौधे से हासिल किया जाता था। ये दरिया गेंजीस डेल्टा यानी गंगा तास, जो दुनिया का सबसे बड़ा तास है, उसे बनाने वाले 3 दरियाओं में से एक है। ये पौधा यहाँ मौसम बहार के आते ही अपनी कौंपले निकालना शुरू कर देता था। बलूगत को पहुँचने पर हर पौधे में सिर्फ एक जर्द रंग का फूल साल में 2 मरतबा खिलता था, जिसके अंदर बर्फ की मानद सफेद कपास के रेशे निकलते थे। ये रेशे आम कपास के मुकाबले में छोटे होते थे और कम कीमत कपास इस्तेमाल करने वाली सनती मशीनों के लिए बेकार थे। ये रेशे बिल्कुल कच्चे होते और अगर धागा बनाने के लिए इन्हें जरा सा भी ताव दिया जाता तो टूट जाते थे। इसलिए मकामी लोग इससे धागा बनाने के लिए हजारों साल पुराने तरीके इस्तेमाल करते थे। ये अमल 16 मरहलों में मुकम्मल होता था। हर मरहला खास महारत का मुतकाजी था, इसलिए ये मराहिल ढाके में वाकई अलग अलग देहात में तय पाते थे। ये एक हकीकी इज्तमाई काविश होती थी जिसमें छोटे बड़े मर्दोजन सभी शरीक थे। उस जमाने में ये इलाका बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जो आजकल बांग्लादेश और इंडियन रियासत मगरबी बंगाल में मुनक़सिम है। पहले कपास के गोलों को एक खास मछली के छोटे से जबड़े की हड्डी से साफ किया जाता था। इसके बाद उससे धागा काटा जाता था। उन छोटे रेशों को तांतने के लिए फिजा में ज्यादा रतूबत की जरूरत होती थी, इसलिए माहिर खवातीन सुबह और शाम के वक्त कश्तियों में बैठकर ये मरहला मुकम्मल करती थी। बूढ़े लोग बिलमूम धागा नहीं बना पाते थे क्योंकि मध्यम रोशनी में उन्हें तार नजर नहीं आते थे। ढाका की मलमल नेपोलियन की पहली बीवी जोसेफिन बोनापार्ट को बहुत पसंद थी और उसने इस मलमल के कई मलबूसात सिलवा रखे थे। 2012 में मलमल के बारे में किताब लिखने वाली सोनिया अशमुर का कहना है कि कपास के इन रेशों के दरमियान छोटे छोटे जोड़ बन जाते थे, जिनसे धागा कदरे खुरदरा हो जाता था और ये खुरदरापन छूने पर अच्छा महसूस होता था। इसके बाद बुनाई का मरहला आता था, उसमें महीनों लग जाते क्योंकि फूल मलमल के अंदर ही काटे जाते थे। इस तरीके से फन का एक पहली शाहकार वजूद
वजूद में आता था। इलाके के मगरबी सार्फिन मानने को तैयार नहीं थे कि ढाके की मलमल इंसानी हाथों से बनाई जाती है। ऐसी अफवाहें भी थी कि इसे जलपरियां, भूत या कोई और ड्योमालाई मखलूक बनाती है। बास लोग कहते थे ये सारा अमल सिरे आप किया जाता है। बांग्लादेश नेशनल क्राफ्ट्स काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रूबी गजनवी कहते हैं ये इतनी मुलायम और हल्की होती थी कि अब इस जैसा कुछ भी नहीं है। बुनाई का ये अमल खित्ते में आज भी जारी है, मगर इसमें फुट्टी कपास की जगह आम कपास का आम धागा इस्तेमाल होता है। 2013 में बुनाई के इस रिवायती अमल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर यूनेस्को ने गैर मरई सकाफती विरसे में इसे शामिल कर लिया था। लेकिन इसमें असल कामयाबी धागों की ज्यादा तादाद है। जितने ज्यादा धागे होंगे कपड़ा उतना ही नरम और मजबूत होगा। मलमल को फिर से मकबूल बनाने के लिए कोशा सैफुल इस्लाम कहते हैं आज की मलमल में 40 से लेकर 80 तक के धागे इस्तेमाल होते हैं, यानी कपड़े के 1 मुरब्बा इंच के अंदर इतनी तादाद में ताने बाने पाए जाते हैं। ढाका की मशहूर जमाना मलमल में तानों बानों की तादाद 800 से लेकर 1200 तक थी, जो आज किसी भी कपड़े में मौजूद धागों से कहीं ज्यादा है। अगरचे ढाके की मलमल को गुम हुए 1 सदी से ज्यादा हो गया है, मगर इससे बनी साड़ियाँ, चोगे, दुपट्टे और मलबूसात अब भी अजायब घरों में नजर आते हैं। कभी कभी इससे बनी कोई चीज किसी बड़े नीलाम घर में भी नमूदार होती है और हजारों डॉलर्स में बिकती है। कहा यह भी जाता है कि इसकी तिजारत को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने फरोग भी दिया और जवाल भी। यूरोपीय अशराफिया की खवातीन के ज़ेब-ए-तन के जाने से बहुत पहले ढाका की मलमल दुनिया भर में फरोख्त होती थी। कदीम यूनानी और रोम के बाशिंदे भी इसे पसंद करते थे और इसका जिक्र तकरीबन 2000 साल पहले एक नामालूम मिस्री ताजिर ने भी अपनी किताब एरिथ्रेंसी में किया है। रोमन मुसन्निफ पैट्रिनिस शायद पहला शख्स है जिसने ये कहकर इसकी शफाफियत पर नाक मुंह चढ़ाई कि बेहतर है कि तुम्हारी दुल्हन लोगों के सामने हवा का लिबास पहन कर आए, क्योंकि मलमल की घटाओं में तो वो वैसे भी बरहना नजर आती है। तहम आने वाले वक्त में 14वीं सदी के बर्बर मराकशी सयाह इब्ने बतूता, 15वीं सदी में चीनी सयाह महान और कई दूसरों ने इस कपड़े की तारीफ की। ढाका की मलमल का उरूज मुगलिया अहद में हुआ। इस दौर में मलमल की तिजारत ईरान, तुर्की, इराक और मशरिक़ वस्ता के दूसरे इलाकों तक फैल चुकी थी। इसे मुगल बादशाहों ने बहुत पसंद किया और उनकी बेगमात को भी ये बहुत भाया, जिनकी तस्वीर मलमल के अलावा किसी और लिबास में कम ही बनाई गई है। उन्होंने माहिर जुलाहों को जाती मुलाजिम रखा और बेहतरीन मलमल की किसी दूसरे को फरोख्त पर पाबंदी भी आयद कर दी। इस मलमल की शफाफियत के बारे में रिवायत मशहूर है। शहंशाह औरंगजेब ने अपनी बेटी को सरेआम नंगा होकर आने पर डांटा, हालांकि वो मलमल की 9 तहों पर मुश्तमिल लिबास में मलबूस थी। सब ठीक चल रहा था, रावी चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन फिर अंग्रेज आ गए। 1793 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी मुगलिया सल्तनत पर काबिज हो चुकी थी और 1 सदी से भी कम में पूरा खित्ता बरतानवी राज के तसल्लुत में था। ढाका की मलमल 1851 में पहली बार बरतानिया की एक नुमाइश द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ द वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस में रखी गई। ये नुमाइश मलका विक्टोरिया के शौहर प्रिंस अल्बर्ट के जहन की इख्तरा थी, जिसका मकसद बरतानवी राय को बरतानवी सल्तनत के अंदर बनने वाली अजूबा रोजगार मसनूआत से मुतारिफ करवाना था। क्रिस्टल पैलेस में जहां ये नुमाइश मुनक्किद की गई थी, वहां दुनिया के दूर दराज कोनों से तकरीबन 1 लाख अशिया लाकर रखी गयी। उस वक्त ढाके की मलमल 70 से $700 फी गज फरोख्त हुई। लेकिन एक तरफ जहां विक्टोरियन लंदन के लोग इस कपड़े पर फिदा हुए जा रहे थे, उधर उसको बनाने वाले कर्जों और माली बदहाली में डूबे जा रहे थे। किताब गुड्स फ्रॉम द ईस्ट 1600 to 1800 में बताया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलमल बनाने के इस नाजुक तरीक़ाकार में मुदाखलत 18वीं सदी में शुरू की। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मलमल के मकामी ग्राहकों की जगह बरतानवी सल्तनत को इसका खरीदार बना दिया। इश्मुर कहती है कि पहले तो उन्होंने इस कपड़े को बनाने के अमल पर काबू पा लिया और इसकी मुकम्मल तिजारत कंट्रोल करने लगे। इसके बाद उन्होंने इस सनत पर दबाव डालना शुरू किया कि बनाने वाले ज्यादा तादाद में ये कपड़ा तैयार करें और इसकी कीमत में कमी लाएं। जबकि हकीकत तो ये है कि कपास से इस शफाफ मलमल को तैयार करने के लिए बहुत खुसूसी होना चाहिए था। ये एक महंगा और मेहनत तलब काम था और 1 किलो कपास से सिर्फ तकरीबन 8 ग्राम मलमल निकलती थी। इस मांग को पूरा करने के लिए जहाँ कपड़ा साज मुश्किल में पड़े रहे, वहीं वो और कर्ज पे भी डूबते चले गए। उन्होंने आइंदा साल में जितना कपड़ा बनाना होता, उन्हें उसके पैसे पहले अदा कर दिए जाते थे, मगर उनकी पैदावार अगर दरकार मयार की नहीं होती तो उन्हें ये पैसे वापस करना पड़ते थे और कपड़ा साज इन अदायगियों को पूरा नहीं कर पाते थे। और एक और मसला जो संगीन था वो ये कि ईस्ट इंडिया जैसी कंपनीज जो यहाँ मौजूद हर सनत के अमल को लिख कर तफसीली तौर पर रिकॉर्ड करती थी, उन्होंने मलमल की सनत में भी ऐसा ही किया। इस कपड़े को बनाने के हर अमल की तफसीलात
तफसीलात रिकॉर्ड कर ली गई थी। जैसे जैसे पुरतायुश कपड़े की यूरोपीय मांग में इजाफा हो रहा था, इस कपड़े को मुकामी तौर पर वहीं तैयार करने के मफादात भी बढ़ने लगे। इंग्लैंड में लैंकाशायर में एक टेक्सटाइल सनतकार सैमुअल ने बरतानवी राज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी स्पिंगविल का इस्तेमाल करते हुए लंदन के रिहायशियों को बड़ी तादाद में ये कपड़ा फराहम करना शुरू कर दिया और 1784 में इसके पास 1000 कपड़ा बुनने वाले जमा हो चुके थे। अगरचे बरतानवी मलमल ढाका की असली मलमल के मयार की नहीं थी, क्योंकि वो आम कपास से बनाई जाती थी और इसमें धागे की मिकदार भी कम होती थी, मगर कई सालों की बदहाली और फिर बैरूनी मांग में यकदम कमी के बायस ढाका की सनत तबाह हो गई और खित्ते में जंग और गुर्बत के साथ साथ चंद जल्जलों के बाद कपड़ा साज कम मयार के कपड़े बनाने लगे और कुछ तो मुकम्मल तौर पर काश्तकार बन गए और फिर आखिरकार ये सारी सनत खत्म हो गई। इंसानी हकूक की कारकुन हमीदा हुसैन ने बंगाल में मलमल की सनत पर एक किताब लिखी है। वो कहती हैं कि ये बात याद रखना जरूरी है कि ये एक फैमिली कारोबार की सनत थी। हम अक्सर कपड़ा बुनने वालों के बारे में बात करते हैं, मगर इनके पीछे वो खवातीन थी जो स्पिन करती थी। इस सनत में बहुत से लोग मौजूद थे। वक्त के साथ साथ जब ढाका की मलमल का हुनर लोगों में मिट गया और रेशमी धागे बुनने वाले नहीं रहे, तो फुट्टी कपास पौधा, जिसे लोग सिर्फ महकना दरिया के पास ही काश्त कर पाए थे, जंगली पौधा बनकर रह गया और अब वो चरखे घूमना भूल गए हैं।